तो आइए शुरू कर रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर से। बड़ी खबर यह कि बाबा जो कहते हैं वो करते हैं। कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिया है। योगी का यही एक्शन जो है, इसकी वजह से माफिया थर-थर कांप रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कह रहे हैं बचा लो, क्योंकि योगी सिर्फ एनकाउंटर नहीं करते हैं, बुलडोजर भी चलाते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। यह तस्वीर योगी की सत्ता को अगर चुनौती थी तो योगी ने इसका जवाब दे दिया है। जवाब कैसे दिया, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आलीशान आप घर देख रहे हैं, लंबा चौड़ा करोड़ों रुपए की इमारत थी ये, और ये इमारत वो थी जिसमें अतीक का परिवार रहता था। ये वो घर जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता रहती थी, अतीक का बेटा असद रहता था, और यही वो घर जिसमें हत्या करने के बाद हत्यारे, उमेश की हत्या करने के बाद हत्यारे इस घर में आए थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अतीक की पत्नी इसी घर में रह रही थी अपने बेटों के साथ, और उमेश का मर्डर करने के बाद यहीं पहुंचे थे। तो योगी ने क्या किया आज सुबह सुबह, अगली तस्वीर दिखाइए। आज सुबह सुबह योगी ने डीजल भरवाकर बुलडोजर भेज दिए प्रयागराज के चकिया में, उस इमारत को ढहाने के लिए जिस इमारत में हत्यारे गए, हत्यारे रुके हुए थे। अब अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और उसके बाद बुलडोजर काम करना शुरू किया। सबसे पहले दरवाजा तोड़ा, पूरी इमारत गिरानी शुरू कर दी बुलडोजर ने। करोड़ों रुपए की इमारत गिरा दी गई। पूरा इमारत ढहाने का काम पूरा हो चुका है। और योगी ने यह बहुत पहले कहा था विधानसभा में, कई दिन हो गए, कि मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी में मिला दिया। सुनिए। मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसी हथियार को, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। लो, मिट्टी में मिला दिया, माफिया के रसूख को मिट्टी मिट्टी कर दिया। योगी ने जो कहा वो किया। उमेश की हत्या कर योगी को चुनौती देने वालों का हिसाब शुरू हो चुका है। एक एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। एनकाउंटर के बाद बारी बाबा के बुलडोजर की थी। इसी घर में रहती थी अतीक की पत्नी और बेटा। योगी के बुलडोजर ने डॉन के पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया है। तमाम एहतियातों को ध्यान में रखते हुए लगातार बुलडोजर का ये एक्शन जारी है। दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे, और इन सभी सवालों का जवाब आपको इस तस्वीर के जरिए सीधा नजर आ रहा होगा। यह घर अतीक के करीबी जफर का था। उमेश की हत्या के बाद से अतीक का परिवार इस घर पर ताला लगा के भाग गया। बेटा फरार है, पत्नी शाइस्ता भी उमेश की हत्या के बाद से गायब है। प्रयागराज के चकिया में करोड़ों के आलीशान घर को बाबा के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला ही दिया। तो कैसे कार्रवाई शुरू हुई ये आपको बताएं, क्योंकि इलाका बहुत घनी बस्ती है और मुस्लिम बहुल इलाका है। पहले रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ पहुंची। पूरा फोर्स देख रहे हैं जरा, पूरा फोर्स तैनात किया गया था। पूरे इलाके को, इमारत के चारों तरफ पुलिस फोर्स था। छावनी में तब्दील कर दिया गया, परिंदा भी पर ना मार सके। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। उसके बाद बुलडोजर पहुंचा, और बुलडोजर की कार्रवाई के बाद देखिए निकला क्या। ये देख रहे हैं अगली तस्वीर। ये अतीक का भाई अशरफ, अतीक का बेटा, ये जो कोलार्ज है जिसमें अतीक की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, परिवार की तस्वीर, ये भी इस घर में थी। क्यों? क्योंकि अतीक का पूरा परिवार यहीं रहता था, और ये फोटो यहां लगी हुई थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। बुलडोजर चलने से पहले घर के अंदर मौजूद सोफा, कुर्सियां, टेबल, फर्नीचर, फ्रिज, सारी चीजें, डबल डोर का फ्रिज आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें बाहर निकाली जा चुकी थी। उसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए। घर के अंदर से ये बंदूक मिली है, ये जर्मन पिस्टल मिली है, एक राइफल मिली है, ये इस घर में रखी हुई थी। घर से निकाली है, पुलिस ने बरामद की है ये सारी चीजें। तो योगी आदित्यनाथ के एक्शन ने बता दिया कि योगी केवल एनकाउंटर नहीं करते, भाग जाओ जहां भागना है। योगी दूसरा एक्शन भी लेते हैं, और वो बुलडोजर से लेते हैं। ये कौन शख्स है जिसके यहां बुलडोजर चला है, इसमें क्यों अतीक का परिवार रह रहा था, ये देखिए जरा।
योगी आदित्यनाथ की पूरी नजर थी इस एक्शन पर। अतीक के खास गुर्गे पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। जफर अहमद के 2 मंजिला घर पर यह बुलडोजर चलाया गया है। इस मकान की कीमत 3 करोड़ रुपए। अतीक का परिवार जफर के इसी घर में रहा करता था और अतीक की जो संपत्ति पर योगी के एक्शन के बाद से परिवार इस घर में था, यानी अतीक का घर नहीं था, इसलिए परिवार इस घर में रह रहा था। शाइस्ता ने जफर से यह मकान किराए पर ले रखा था और अतीक का परिवार 2021 से यहां रहा करता था। शूटआउट के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यह एक्शन लिया है बुलडोजर चलाने का। उमेश पाल मर्डर के बाद जितने हत्यारे थे, शूटर्स थे, वो सब यहां आए। हत्या के बाद अतीक का बेटा असद भी इस घर पहुंचा था और अतीक की पत्नी शाइस्ता शूटर से यहीं मिली। क्रेटा कार भी इसी घर के पास बरामद हुई थी जो गाड़ी हत्या में इस्तेमाल हुई। इसी मकान में साजिश रचे जाने की भी आशंका जताई गई। जफर अतीक का खास गुर्गा है जिसका एक घर था। अतीक और जफर दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं और अतीक की पत्नी के मायके के ठीक सामने यह घर था। धूमनगंज के चकिया मोहल्ले में यह इमारत थी जिसे गिराया गया। घर से पुलिस ने तलवार और पिस्टल बरामद की है। 2 घंटे में सफेद रंग की जफर की कोठी जमीन पर आ गई। करीब 200 वर्ग मीटर में बना हुआ था यह घर जफर का और मकान का नक्शा दरअसल पास नहीं था, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं यह जो मकान था यह क्यों रडार पर आया। रडार पर आने की पहली बड़ी वजह यह थी कि यह जो क्रेटा गाड़ी आप देख रहे हैं, यह क्रेटा गाड़ी जहां से उठी ये मकान के पास ही खड़ी थी, इसलिए माना गया ये इसमें बैठा था अतीक का बेटा, तो अतीक के बेटे ने घर के पास गाड़ी लगाई और घर में घुस गया, इसलिए घर रडार पर था। अगली तस्वीर दिखाइए घर से क्या मिला। ये आप देख रहे हैं, लिखा है शाइस्ता परवीन, बहुजन समाज पार्टी में अभी है ये और पार्षद का, ये महापौर का चुनाव, मेयर का चुनाव लड़ने वाली है। अतीक की पत्नी तैयारी में थी तो पोस्टर भी बरामद हुए। लेकिन बुलडोजर चलने के बाद मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं उमेश पाल जिनकी हत्या हुई, उनकी माता जी को। उनकी मां ने वो तस्वीर भी देखी जब इनकाउंटर हुआ, ड्राइवर मारा गया। आज उन्होंने वो तस्वीर भी देखी जब बुलडोजर चला। वो आज क्या कह रही उन्हें सुनिए। मेरा ये है कि मुख्यमंत्री जी पे मुझे भरोसा है कि वो दुश्मन को मारे, अतीक और अशरफ को बिल्कुल मिट्टी में मिला दें, मिट्टी मिला दें उसके लड़कों को। अगर अतीक अशरफ मारा गया तो मेरे आत्मा को बहुत तसल्ली मिलेगी, वरना मकान गिराने से वो अपना काम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं उनके ऊपर मुझे भरोसा है। ये मकान बेनामी बताकर जो है श्री जफर अहमद खां को बिना नोटिस दिए एडीए इस मकान को गलत तरीके से, अवैध तरीके से ध्वस्त कर रहा है। श्री जफर अहमद खां को कोई नोटिस नहीं दी गई ध्वस्तीकरण की, उनको पता भी नहीं चला। इस मकान में श्रीमती शाइस्ता परवीन, उनका परिवार सिर्फ किराए पर रह रहा था, किराएदार था, ये उनका मकान नहीं था। ये श्री जफर अहमद खां के स्वार्जित आय से जो है ईमानदारी से कमाई हुई संपत्ति से बनाया हुआ मकान था, जिसमें पीडीए ने उनको ना तो नोटिस दिया ना ही मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए, और बेनामी संपत्ति बताकर इसको गिरा दिया है। ये बहुत ही जो है गलत काम किया है पीडीए ने। इसके खिलाफ जो है हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाएंगे। पीडीए की तरफ से संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों को अभी डिटेल्स है वो और लिखा पढ़ी में दे देंगे। पीडीए के हिसाब से यहाँ पर नक्शा पास नहीं हुआ है, इसीलिए आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस वक्त उमेश की हत्या हुई अतीक लाइव देख रहा था। अतीक साबरमती जेल में, गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में पूरा एनकाउंटर लाइव देख रहा था। और आप जानकर ताज्जुब करेंगे लाइव दिखा कौन रहा था, ये तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं एनकाउंटर साइट का सीसीटीवी है। ये जो पीले सूट में महिला दिख रही है, इसके हाथ में मोबाइल है और बताया जा रहा है ये महिला इस पूरे वीडियो को, ये संदिग्ध महिला है, ये मिस्ट्री गर्ल है, ये कौन है पुलिस को नहीं पता, पुलिस इसे ढूंढ रही है। और कहा जा रहा है ये लड़की पूरे सीन को, पूरे एनकाउंटर को लाइव दिखा रही थी। पूरे एनकाउंटर को अतीक ने जेल में बैठकर सीधा देखा कि उमेश पाल की हत्या कैसे की गई। ये लड़की ने लाइव दिखाने के बाद गाड़ी में बैठी और यहां से निकल गई, पुलिस इसे ढूंढ रही है। तो क्या साबरमती जेल में जिस तरह अतीक ने हत्या की प्लानिंग की, उसी तरह से अतीक पूरे उमेश के एनकाउंटर को लाइव देख रहा था। कैसे, देखिए जरा किस तरह से देख रहा था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं।
जेल में अतीक ठीक। आगे जो वीडियो आप देख रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो वीडियो आप देख रहे हैं। ये वीडियो सीधे अतीक देख रहा था कैसे मर्डर हो रहा है। उमेश पाल मर्डर लाइव देख रहा था अतीक जेल में। प्रयागराज में फायरिंग का अपडेट ले रहा था सीधे, और शूटआउट पर साबरमती जेल से नजर थी अतीक साबरमती जेल में। प्रयागराज से एक महिला उसे वीडियो भेज रही थी, जिस महिला की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। व्हाट्सएप पर शूटआउट की लाइव तस्वीर भेज रही थी। गोलीबारी के बीच एक महिला वीडियो बनाते हुए भी नजर आई। फायरिंग के बीच बेखौफ महिला वीडियो बनाती रही, और पीले सूट में फायरिंग के दौरान सड़क पर मौजूद थी वो। उस वक्त कार से उतरकर हर एंगल से वो वीडियो बनाती हुई नजर आई। ताबड़तोड़ फायरिंग, बमबारी का उसे कोई डर नहीं था, वीडियो बना रही थी। क्या अतीक सीधे लाइव पूरा एनकाउंटर देख रहा था? यूपी एसटीएफ के रडार पर है ये वीडियो बनाने वाली महिला, और अतीक ने ही उमेश पाल की हत्या की साजिश भी इसी जेल से, इसी बैरक से रची। राजूपाल मर्डर केस के अहम गवाह की हत्या की प्लानिंग की उसने साबरमती जेल से। गुर्गों के संपर्क में था अतीक। मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में यह साजिश रची गई। साबरमती जेल से अतीक का व्हाट्सएप कॉल गया। साबरमती जेल से ही अतीक ने इन लोगों से बात भी की थी। अतीक अहमद ने ही पूरे प्लान पर मोहर लगाई। इसके बाद शूटआउट भी लाइव देखता रहा। तो ये सारी चीजें अतीक के लिए कौन मुहैया करा रहा था, कैसे हो रहा था ये, तो मैं आपको बताऊं। अब तक पुलिस ने जो एक्शन लिया है उससे आपको अंदाजा होगा। पुलिस ने एक्शन के नाम पर अब तक ड्राइवर को ढेर कर दिया है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, ड्राइवर ढेर हो चुका है। अगली तस्वीर दिखाइए। पुलिस ने सदाकत को पकड़ लिया है, जो प्लानिंग में शामिल था, मुस्लिम हॉस्टल में रहता था। सदाकत पकड़ा गया। अगली तस्वीर दिखाइए, नफीस की तस्वीर। नफीस को पकड़ लिया है, जो क्रेटा गाड़ी थी उसका मालिक है नफीस, उसको पकड़ा जा चुका है। अब अगली तस्वीर दिखाइए। सब पकड़ लिए गए तो अतीक को डर है। अतीक को डर है कि सब शिकंजे में है, अब बारी उसकी है। इसलिए अतीक डर के मारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। क्या कुछ कह रहा है अतीक सुप्रीम कोर्ट में, देखिए जरा। अतीक की अर्जी में उसने कहा, ये आप देख रहे हैं, अतीक का कहना है बाहुबली अतीक को अब एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और गुजरात जेल से बाहर ना भेजने की अपील की है कि मुझे जेल से बाहर मत भेजो। यूपी में दर्ज मामले के लिए यूपी मुझे ना भेजा जाए, मैं यहीं ठीक हूं, गुजरात में साबरमती जेल में। याचिका में सुरक्षा और जान का खतरा बताया अतीक ने। अहमदाबाद से यूपी जेल में ट्रांसफर का विरोध किया है कि मुझे योगी के राज्य में उनकी जेल में नहीं जाना है। यूपी सरकार के मंत्रियों के बयान का भी हवाला दिया कि योगी के मंत्री कह रहे हैं, बयानों से लगता है कि फर्जी एनकाउंटर हो सकता है मेरा। अगर यूपी लाया जाए तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा दी जाए, मुझे तभी जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से मामले की तुरंत सुनवाई की भी मांग की अतीक ने। गुजरात के साबरमती जेल में फिलहाल अतीक बंद है। यूपी पुलिस अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी में। अतीक की पत्नी ने भी एनकाउंटर की आशंका जताई है। शाइस्ता ने सीएम योगी को भी चिट्ठी लिखी है, पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है। तो सोचिए जरा, अतीक को डर लग रहा है। तो आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए अतीक के वकील हैं हनीफ खान, वो क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने आर्टिकल 32 में एक पिटीशन फाइल किया है, क्योंकि अभी पिछले जो है 24 फरवरी को एक इलाहाबाद में एक शूट आउट हुआ है, उमेश पाल शूट आउट के नाम से, और बहुत टीवी पे लगातार चल रहा है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर किया है कि यूपी पुलिस के हवाले हमको न किया जाए, न हमको यूपी ले जाया जाए, क्योंकि यूपी में हमारी जान को खतरा है। ये ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन ये गाड़ी पलटता दिखाकर या भागता दिखाकर, कुछ भी दिखाकर ये हत्या कराने की साजिश से हमको यूपी ले जाना चाह रहे हैं। और ये आशंका इसलिए बलवती हो गई कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में एक बयान दिया है कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे। उसके बाद ही कल जो है एक बयान आता है जेपी राठौर साहब का, वो उनके प्रदेश जो है महामंत्री हैं, के अध्यक्ष हैं और मंत्री भी हैं। आज ब्रजेश पाठक जी का बयान आया कि गाड़ी पलट जाए तो कोई हल्ला न मचाएगा। तो इसके मतलब ये मारने की पूरी साजिश है। इसी मारने की साजिश के तहत इनको यूपी लाया जा रहा है। हमारी मांग याचिका में सिर्फ बड़ी छोटी सी ये है कि हमको यूपी पुलिस के हवाले नहीं किया जाए। हम सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं जो है, और उसके लिए हम अलग से एक पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। इसमें बहुत से बेगुनाह लोगों को मुल्जिम बना दिया गया। तो अतीक के वकील कह रहे हैं बहुत से लोग बेगुनाह हैं जिन्हें मुल्जिम बना दिया गया। सिर्फ अतीक को अकेले डर नहीं लग रहा है,
अगला डर देखिए किसे लग रहा है। अतीक के सुपुत्र असद जो फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, इन्हीं पर आरोप है, इन्होंने ही उमेश की हत्या की है। आगे बढ़कर फायरिंग कर रहे थे जो क्रेटा गाड़ी से निकले। अगली तस्वीर दिखाई, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्रेटा गाड़ी से निकलता हुआ शख्स नजर आ रहा है, ये अतीक का बेटा बताया जा रहा है असद। असद को भी डर है एनकाउंटर का डर है, इसलिए असद किस तैयारी में? असद चाह रहे हैं कि सरेंडर हो जाए किसी तरह, पुलिस के हत्थे ना चढ़ूं, क्योंकि पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो एनकाउंटर भी हो सकता है। तो असद कोर्ट में क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से असद डरे हुए हैं। अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। 3 राज्यों में यूपी पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है और नेपाल बॉर्डर तक आरोपियों की तलाश कर रही है। लखनऊ में अतीक के आवास पर भी छापेमारी हुई है और प्रयागराज, गोरखपुर, कौशांबी में पुलिस का छापा पड़ा है। आजमगढ़, मिर्जापुर सहित कई ठिकानों पर रेड हो चुकी है। असद के संबंधियों के ठिकानों पर भी रेड की गई है। असद के बाहर भागने की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। घिर जाने के बाद असद अब सरेंडर करने का प्लान बना रहा है कि आत्मसमर्पण कर दूं। असद के वकील ने कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी दे दी है। प्रयागराज सीजेएम दिनेश गौतम की कोर्ट में यह अर्जी लगाई गई है और घर रिश्तेदारों के यहां पुलिस छापेमारी कर रही है लगातार। अर्जी में खुद के फंसाने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में थाने से रिपोर्ट तलब की है। 2 मार्च को इस मामले में सुनवाई हो सकती है, यानी कल इस मामले में सुनवाई हो सकती है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं योगी के मंत्री। नहीं, डरने की बात नहीं है। माफिया कभी कभी डर के वो हाय तौबा मचाने लगते हैं कि पकड़ गए, इधर उधर करते हैं तो ड्राइवर असंतुलित हो जाता है तो गाड़ी पलट जाती है, फिर उसके बाद गाड़ी पलट गई तो अपना वहां अरेस्ट करे पुलिस। तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया का फॉलोअप होगा तो उसमें गाड़ी में शांति से बैठे। बुलडोजर से ही डरे माफिया। अब इससे पहले यही पुलिस थी, यही सब व्यवस्थाएं थी, यही अदालतें थी, लेकिन माफिया क्यों नहीं डर रहे थे? क्यों? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बुलडोजर चलाने का काम किया है उससे ही केवल भय और आतंक इनमें आया है माफियाओं में। कानून से खिलवाड़ करते हैं, हत्या कर देते हैं और हत्या में जो गवाह होता है उसको धमकाते हैं तो होता क्या है कि गवाह पलट जाता है और जब गवाह पलट जाता है तो गाड़ी पलट जाती है। आपने देखा होगा जब विकास दुबे जब गाड़ी से वापस आ रहा था तो उसकी ऐसी बुद्धि फेरी कि वो गाड़ी से भागने का प्रयास किया। उसमें भागने में ड्राइवर के साथ गुत्था में वो गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलट के जब वो भागा तो फिर आपने देखा कि वो दुनिया ही से भाग गया। तो कुल मिलाकर ये ईश्वर की एक व्यवस्था होती है। जो उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था को नहीं मानेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करेगा, उसको मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो क्या माथे पे लगाएंगे? तो ये तो स्पष्ट है बिल्कुल, ये मिट्टी में मिला ही देना चाहिए इनको तो मिट्टी में मिलाने के लिए सरकार बनी है ये। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। ये आपने मंत्रियों को सुन लिया, अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं योगी आदित्यनाथ को, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जितने भी माफिया हैं, ये माफिया पुरानी सरकारों की योजनाओं का हिस्सा थे, जिसमें ये माफिया एक जिले में एक माफिया हो, पुरानी सरकारें ये पूरी कोशिश करती थी और उसी हिसाब से हर जिले में एक माफिया को स्थापित करती थी। सुनिए जरा योगी को। कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेशवासी जानता है इस बात को। ये जो योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, आइए मैं आपको दिखाता हूं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया कैसे यूपी में था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया और पार्टी कौन सी थी ये भी देखिए। ये आप देख रहे हैं सारे माफिया इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। जरूरी नहीं सब अखिलेश के दौर में ही हो, मुलायम सिंह के दौर में भी हो सकते हैं ये माफिया। सबसे पहले देखिए अतीक की बात कर रहे हैं। अतीक अहमद माफिया प्रयागराज। 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट भी दिया
और इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक चुना गया। राजूपाल मर्डर में मुख्य आरोपी है अतीक। उमेश पाल मर्डर की भी साजिश रचने का आरोप अतीक पर। अतीक पर 50 से ज्यादा केस दर्ज, समाजवादी पार्टी में रहे। अगला नाम है मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी। 96 में मुख्तार का भाई अफजाल समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। 2004 में मुलायम की वजह से इन्हें टिकट मिल गया। समाजवादी पार्टी टिकट से पहली बार ये सांसद बने। मुख्तार की तरह अफजाल पर भी कई केस दर्ज हैं। अभी गाजीपुर से बीएसपी के सांसद हैं अफजाल। अगला नाम है राजा भैया। बाहुबली राजा भैया मुलायम सरकार में मंत्री थे। कुंडा के विधायक राजा भैया पर कई मामले दर्ज हैं। मुलायम के बाद अखिलेश सरकार में भी ये मंत्री रहे। कई चुनावों में समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया। अगला नाम देखिए, डीपी यादव। 1989 में डीपी यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े। महेंद्र सिंह भाटी की हत्या में इनका नाम आया और 93 में बुलंदशहर से विधायक बने। टाडा गैंगस्टर एक्ट सहित कई केस इन पर दर्ज हुए। एक और नाम है अमरमणि त्रिपाठी महाराजगंज से। मायावती ने मंत्री पद से हटाया तो मुलायम से जुड़ गए। 2007 में जेल के अंदर से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली इन्हें। बिजनेसमैन के बेटे की किडनैपिंग में भी शामिल रहे। अगला नाम देखिए, भदोई से विजय मिश्र। भदोई जिले के ज्ञानपुर से विधायक और मुलायम इन्हें बेटे की तरह मानते थे। कैबिनेट मंत्री नंदी पर रिमोट बम से हमला हुआ। विजय मिश्रा पर 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यह है माफिया राज। कनेक्शन या तो एसपी से रहा किसी का या बीएसपी से रहा। आप जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ दरअसल आज जमकर गरजे हैं विधानसभा में। क्या कुछ कहा योगी ने, सुनिए। जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान अभी तक मात्र 8% है। इसको बढ़ा के 16 से 20% तक पहुंचाना है। और उत्तर प्रदेश जिस रास्ते पर चला है ये होगा, है संभावना यूपी के अंदर, और उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। प्रयागराज की घटना को लेकर के पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग भी नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजू पाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। आप जाति जाति की बात करते हैं। मैंने इसी बात को पिछली बार भी कहा था, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेके आते हैं, हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आप जाति के मुद्दे को लेकर के आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुन लिया। एक और दुखद खबर, परसों मैंने आपको दिखाया था उमेश पाल की जब हत्या हुई उसमें गनर संदीप की मौत हुई थी। आज जो दूसरे गनर जिनका इलाज चल रहा था उनकी भी मौत हो गई। ये राघवेंद्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। राघवेंद्र भी उमेश पाल की सिक्योरिटी में मौजूद थे। 2 गनर, 2 पुलिस वाले, 2 खाकी वर्दी जिनकी मौत हुई इस हत्याकांड में, एक संदीप और ये दूसरे राघवेंद्र। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये राघवेंद्र के परिवार की तस्वीर आप देख रहे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में मातम पसरा है क्योंकि राघवेंद्र अस्पताल में भर्ती थे, जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। परिवार को उम्मीद थी कि राघवेंद्र की जान बच जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं राघवेंद्र के बारे में कि राघवेंद्र कब से उमेश पाल की सिक्योरिटी में तैनात थे। प्रयागराज शूटआउट में ये दूसरे गनर थे राघवेंद्र जिनकी मौत हुई है। फायरिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल सिपाही राघवेंद्र इनका नाम था और
5 मई को राघवेंद्र की शादी होने वाली थी। राघवेंद्र के पिता की मौत हो चुकी है। पहले लालगंज के कोरीहर के रहने वाले थे। इलाज के दौरान राघवेंद्र ने भी दम तोड़ दिया। 2 दिन पहले लखनऊ शिफ्ट किया गया था इन्हें। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पीजीआई इन्हें पहुंचाया गया था। बम और गोलियां लगने से राघवेंद्र उस वक्त घायल हो गए थे। प्रयागराज शूटआउट में ये तीसरी मौत है। उमेश पाल, संदीप और राघवेंद्र। अब राघवेंद्र के परिवार की स्थिति मैंने आपको दिखाई। पुलिस क्या कह रही है सुनिए जरा। जो उस घटनाक्रम में घायल हुए थे हमारे साथी राघवेंद्र, आज ट्रॉमा सेंटर में हम उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। डॉक्टर पूरा प्रयास किए और इस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्य की वेदी पे सर्वोच्च बलिदान दिया। इस बलिदान से उत्तर प्रदेश पुलिस को इस संकल्प को और बल मिला है कि हम माफिया के विरुद्ध जो कार्रवाई हमारी जारी है उसको और मजबूती से और मन लगा के और निष्ठा से करें और जो इसके दोषी हैं उनको कानून के समक्ष शीघ्र से शीघ्र पेश करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर आपको लिए चलते हैं पड़ोसी मुल्क। बहुत दिन से पाकिस्तान के हाल आपको नहीं दिखाए। पाकिस्तान में हालात क्या है, न शाहबाज न इमरान। अब मोदी बचाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान को यह यकीन हो गया है, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। मोदी ही सहारा है और मोदी सिर्फ बचा लो नहीं, मोदी के साथ आने को तैयार है पाकिस्तान के लोग। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, क्योंकि शहबाज शरीफ और इमरान खान से अब कोई उम्मीद नहीं बची है। इमरान कब जेल चले जाएं कोई नहीं जानता और शहबाज कब देश छोड़कर भाग जाएं कोई नहीं जानता। रिपोर्ट देखिए जरा। न शहबाज न इमरान, अब मोदी ही बचाएंगे पाकिस्तान। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी को बुरा इंसान थोड़ी है। अखंड भारत बनेगा तभी बच पाएगा पाकिस्तान। जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि मोदी साहब आपसे ऐसे हाथ मिला के ना एक जोर से पाकिस्तानी जफ्फी डाल लीजिए। आपके साथ जो भी हो गया है ना, अब पाकिस्तान से भी जफ्फी डाल। जिंदा रहने के लिए घर वापसी ही पाकिस्तान का सहारा है। पाकिस्तान में न आटा है न दाल, जनता मुफलिसी के आंसू रो रही है और वजीर आजम शहबाज शरीफ कर्ज के लिए कटोरा लेकर घूम रहे हैं। कोई सीधे इनकार कर रहा है तो कोई चुपचाप कन्नी काट रहा है। शहबाज तो खुद कह चुके हैं अब तो शर्म आने लगी है। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं, अब मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है। हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। शहबाज ने तो सरेंडर कर दिया। अब बेहाल पाकिस्तान को मदद का आसरा सिर्फ और सिर्फ मोदी से है। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ। तो क्या अब कंगाल पाकिस्तान का इलाज सिर्फ भारत से मिलने में ही बचा है? एक देश के तौर पर वैसे भी पाकिस्तान की पहचान आतंकी और कंगाली मुल्क की है। तो क्या अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका नहीं है कि वो अखंड भारत का हिस्सा बने? इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है। उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की। आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है? उन्हें क्या फायदा है? और आप दोस्ती करोगे आपको क्या फायदा मिलेगा? आपके खाने पीने की चीजें सस्ती मिलने लग जाएंगी। अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाएं, आप बिलीव कीजिए कि दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान का जोड़ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। मैं एग्री करता हूँ। पूरी दुनिया में हो सकता है सुपर पावर एशिया में ये बन जाए। जो पॉलिटिशियन थे राहुल गांधी और दूसरे थे, उनके होते हुए इनकी इकोनॉमी का कोई नेम ही नहीं था। अब वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक वे पे है, तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी और उसकी टीम को जाता है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा पाकिस्तान का नया रूप। ये तो बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान के हालात जरा देख ले। क्यों पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं भारत के साथ आना है? वजह ये, भारत के साथ आने में फायदा क्या है? भारत में 250 रुपए किलो चिकन खरीद लेंगे, वहां अभी 1200 रुपए खरीदना पड़ रहा है। मटन भारत में 500 रुपए किलो खरीद सकते हैं, पाकिस्तान में 1850 रुपए। मछली भारत में 200 से 500 रुपए किलो, पाकिस्तान में 1500 रुपए किलो खरीदनी पड़ेगी।
अंडे भारत में 60 से 80 रुपए दर्जन है, पाकिस्तान में 380 रुपए दर्जन है। ये फायदा है, तो ये खरीदने में भी फायदा है। और अगर कुछ और खरीदना है, आटा दाल खरीदना है, उसमें भी भारत में फायदा है। क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा भारत में क्या हालात है और पाकिस्तान में क्या हालात है। ग्रोसरी शॉप में जाएंगे अगर, पाकिस्तान में आटा 890 रुपए और 200, ये 5 किलो के रेट में आपको बता रहा हूं। 5 किलो 890 में है और 5 किलो 225 रुपए में। दूध 250 रुपए लीटर है और लगभग 60 रुपए लीटर है। 200 रुपए किलो चाय भारत में है, पाकिस्तान में 1500 में खरीदनी पड़ेगी, इसलिए भारत अच्छा लग रहा है। बिस्किट 5 रुपए का पैकेट, पतंजलि रामदेव का 5 रुपए का ही पैकेट आता है। भारत में 47 रुपए प्रति किलो चीनी है, पाकिस्तान में 125 रुपए किलो चीनी है। यह है फर्क। और इतना ही नहीं, सब्जी खरीदनी है तो सब्जी खरीदने के लिए भी भारत अच्छा लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए जरा भारत में सब्जी का रेट क्या है। भारत में सब्जी के हाल ये है कि भारत, मशरूम की बात करते हैं, भारत में 50 से 60 रुपए में 250 ग्राम है, पाकिस्तान में यही 750 से 250 रुपए में है। पाकिस्तान में मटर 1000 रुपए किलो मिल रही है और भारत में 15 से 30 रुपए किलो है। अदरक 600 रुपए किलो है, पाकिस्तान में, भारत में 80 से 100 रुपए किलो है। पाकिस्तान में 240 रुपए किलो में बंद गोभी है, भारत में 10 से 15 रुपए किलो में। पाकिस्तान में शिमला मिर्च 350 रुपए किलो है, भारत में 15 से 30 रुपए में। गाजर 150 रुपए किलो, भारत में 10 से 20 रुपए किलो। पाकिस्तान में 220 रुपए किलो कद्दू है, भारत में 15 से 20 रुपए किलो कद्दू है। बैगन 140 रुपए किलो पाकिस्तान में, भारत में 10 से 20 रुपए किलो में बैगन मिल रहा है। आलू देखिए 300 रुपए का 5 किलो और यहां आलू 20 से 30 में 5 किलो मिल जाएगा। और पाकिस्तान में 75 रुपए किलो प्याज है, भारत में 10 से 20-30 रुपए किलो तक में मिल जाएगी। लेकिन और एक और वजह है, सिर्फ ये अंडा, मटन, चिकन, दाल, सब्जी यही नहीं, तेल भरवाना है, उसका भी फर्क देख लीजिए जरा। इसलिए कह रहे हैं कि मोदी की जरूरत है। पेट्रोल देखिए जरा, पाकिस्तान में 268 में, भारत में लगभग 96 रुपए 79 पैसे। डीजल 280 रुपए लीटर है, भारत में 79 रुपए 82। 187 रुपए लीटर है पाकिस्तान में, भारत में 67 रुपए लीटर, लगभग 68 रुपए लीटर केरोसिन है। यह है वजह, इसलिए मोदी ही याद आ रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है एक ही सहारा है, अगर मोदी मिला ले तो ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, ये सारी चीजें खरीदना आसान हो जाएंगी। लेकिन क्या मोदी बचाएंगे या पाकिस्तान के लोग घर वापसी के लिए तैयार हैं कि भारत में मिल जाएं तो ही शायद आसान हो सकता है। यह मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन कह रहा है कि पाकिस्तानी घर वापसी कर लें। पाकिस्तान की घर वापसी की चर्चा शुरू हो गई है और बुद्धिजीवी, विशेषज्ञ भारत वापस लौटने की सलाह दे रहे हैं पाकिस्तान में। मशहूर लेखक चेतन भगत ने घर वापसी पर एक लेख लिखा है बाकायदा। उन्होंने कहा है वक्त आ गया है, घर वापसी कर ले पाकिस्तान। अखंड भारत का सपना पूरा करने का बिल्कुल सही वक्त है। भारत को पाकिस्तान के एकीकरण का कदम उठाना चाहिए, यानी पाकिस्तान को मिलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मुस्लिमों के नाम पर बना पाकिस्तान पूरी तरह फेल हो गया है, जबकि भारत में मुसलमान विकास के साझेदार बन गए। आजादी के बाद मुस्लिम आबादी भारत में तेजी से बढ़ी है, भारत में मुस्लिम सुरक्षित भी हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को वापस जड़ों की ओर लौटना चाहिए। भारत में मिलने से पाकिस्तान की आवाम को भी फायदा होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग। इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है। उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की, आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है, उन्हें क्या फायदा है। और आप दोस्ती करोगे आपको क्या फायदा मिलेगा, आपके खाने पीने की चीजें सस्ती मिलने लग जाएंगी। और भाई मोदी से नफरत करते हो, उससे सीखो। उसने 8 साल अपने लोगों के साथ क्या किया है, अपने लोगों के लिए जी रहा है, वो अपने लोगों का फायदा कर रहा है। मोदी का मैंने घर देखा, आप यकीन माने, शायद आपने भी देखा हो, वो एक छोटी सी जिंदगी गुजार रहा है और वैसे वो इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो, और क्लास है जिसका नाम क्लास है। तो मोदी जी आई लव यू, यकीन करें मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, आप एक क्लास हैं, बड़े इंसान हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप इंडियन है, मैं आपसे कभी मिल नहीं सकता, लेकिन जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि मोदी साहब आपसे ऐसे हाथ मिला के ना एक जोर से पाकिस्तान
पाकिस्तानी जफ्फी डाल लीजिए आपके साथ, क्योंकि आप बड़े लवली इंसान है यार। पाकिस्तान और के लिए उनके क्या बात कान करें? में कहना है, सरेआम नहीं कहना कि भाई जो भी हो गया ना, अब पाकिस्तान से भी जफ्फी डाल दो। इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। बड़ी फड़ियां मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप अपने आप को अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये तय? आप इंडिया के टुकड़े पड़ रहे, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है, ऑन द कैमरा में बात कर दूंगा। उनकी तरक्की है कि 50 इयर्स बाद खुद को कहाँ देख रहे हैं, उनका माइंड इस तरह बनाया जाता है, उनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है। हमारे यहाँ ये अच्छा नाश्ता हो गया, ओके, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है, महंगाई इतनी है, बंदा कहता है यार किसी तरह बस पेट पूजा हो और कोई काम ना हो, तो वहाँ प्लानिंग की जाती है कि 50 साल बाद इंडिया कहाँ रैंक करेगा। वहाँ थिंक टैंक्स इस तरह है, हमारे यहाँ थिंक टैंक्स पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। जो हुक्मरान मिल गया ना, जो उनकी गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है, वो मुखलिस गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपनी कंट्री से मुखलिस है, कंसर्न है, ठीक है। उसके बाद जो उनकी अवाम है, उसने अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक के माइंड ऐसे मैनिपुलेट कर दिए कि अवाम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंसर्न रखती है, वो अपनी कंट्री को देख रहे हैं, ठीक है, ना कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, ना कि वो ये देख रहे हैं चाइना कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ कह रहे हैं कि इंडिया कहाँ पे इस टाइम खड़ा है, और कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि इंडिया यहाँ से यहाँ पे आ जाए। बात असल में ये है कि वो अपनी जाती अना और अपने अंदरूनी मामलात को एक साइड पे रखते हैं, और जो दूसरे दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ तिजारत, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स बढ़ाते हैं, ना कि ये देखते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम कंट्री है। पढ़ाई पाकिस्तानी जब तैयार है अगर भारत में मिलने के लिए, तो कैसा होगा वो नक्शा। जो अखंड भारत की बात तो हम भी करते हैं, लेकिन ये अखंड भारत दिखेगा कैसे, जरा ये देखिए। ये प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं आपको, ये भारत, यानी ये पाकिस्तान भी अगर जुड़ गया, यही हाल रहे तो यही नौबत आएगी, और अफगानिस्तान, तो ये भारत का जो नक्शा है ये और बड़ा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कहां से कहां तक भारत फैल जाएगा, ये आप अखंड भारत की नई सूरत देख रहे हैं। लेकिन मैं अब आपको दिखाता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं पाकिस्तान में हालात, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान में हालात ये है कि शहबाज शरीफ के लिए लोग नारे क्या लगा रहे हैं, ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये जो मरियम के पापा हैं, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनकी बेटी है मरियम, तो नारे लग रहे हैं मरियम के पिताजी चोर हैं। नवाज शरीफ की बेटी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए नारे लग रहे हैं कि वो चोर हैं। आई एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, चोर वाकई कितने पाकिस्तान में, ये देखिए जरा। एशिया कप होने वाला है, एशिया कप होना था इस स्टेडियम में, तो इस स्टेडियम में जितने सीसीटीवी लगे थे वो चोरी हो गए सब। ये हाल है पाकिस्तान के, एशिया कप से पहले सीसीटीवी तक चोरी हो गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति क्या है। गुर्बत और गरीबी की स्थिति यह है कि जिसको जहां जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो या तो फिर वो चोरी करने लगेगा, पाकिस्तान में देख रहे हैं आप, या डकैती करेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई है। इस स्टेडियम से सीसीटीवी गायब हो गए। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम से लाखों की यह चोरी हुई है। इस स्टेडियम से कीमती सामान फैंस घर उठाकर ले गए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा। पेट भरने के लिए लोग चोरी लूटपाट को मजबूर हैं। गद्दाफी स्टेडियम में लगे सुरक्षा उपकरण चोरी हो गए हैं। 8 सीसीटीवी कैमरे, जनरेटर की बैटरी उठा ले गए हैं। स्टेडियम से फाइबर केबल भी उठा ले गए चोर। 10 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान का अंदाजा है। गद्दाफी स्टेडियम में T20 सुपर लीग के मैच चल रहे हैं। सुपर लीग में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए गए थे और 19 मार्च को सुपर लीग का फाइनल खेला जाना। फाइनल मैच से पहले ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए और सरकार ने मैच में सुरक्षा देने से मना कर दिया। पाकिस्तान पर एशिया कप की मेजबानी पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान से छिन सकती है एशिया कप 2023 की मेजबानी भी, और पाकिस्तानी स्टेडियम में चोरी से मेजबानी पर सवाल उठ रहे हैं। और पाकिस्तान के जो हाल है, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, और यही वजह है पिछले दिनों आरएसएस के नेता है गोपाल कृष्ण जी, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कुछ आटा ही भेज देना चाहिए भारत में जो हालात है। सुनिए। पाकिस्तान में रहते हमको दिन रात गाली देते, नहीं वो भी सुखी हो। अभी पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है भाई, अपने देश के लोग 250 रुपए किलो आटा हो गया, हम भेज सकते हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन वो मांगते ही नहीं, आने भी नहीं देते।
अरे वहां की जनता को भूख से मरने के बजाय भारत के पास सरप्लस गेहूं है, दे सकता है। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थे। इतनी दूरी का क्या लाभ है? हालांकि पाकिस्तान 4-5 बार हमसे झगड़ा कर चुका है, वही आक्रमण करता है बार बार। 48 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, उसके बाद ही भारत के सब लोगों के मन में ये बात आई होगी, अरे भैया 250 रुपए किलो आटा वहां हो गया है, दे दो 10-20 लाख टन गेहूं भिजवा दो। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब अखंड भारत की बात हो रही है, पाकिस्तानी कह रहे हैं भारत में मिला लो, तो 1947 का सिक्का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब भारत में ही पाकिस्तान था और अफगानिस्तान भी था। इसे फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पाकिस्तान था, ये आप देख रहे हैं जरा, 1947 का सिक्का है। 1947 में देखिए आजाद हिंद, 15 अगस्त 1947, और ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान भी नक्शे में भारत में, ये था उस दौर का सिक्का। अब मैं आपको दिखाता हूं अखंड भारत की जो परिकल्पना की जाती है, पूरा भारत जो एक साथ दिखेगा वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा वो भारत। आपको बताता हूं कौन कौन से देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। देखिए, भारत अब तक 24 बार विभाजित हो चुका है, यानी भारत से 24 देश अलग हो चुके हैं। 24 देशों के साथ भारत अखंड भारत था। तब क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, जबकि अभी क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आप देख रहे हैं, ईरान और अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। हिंदू कुश पर्वत की मौजूदगी इसका मजबूत प्रमाण है। अंग्रेजों ने 1919 में अफगानिस्तान को भारत से अलग किया। अगला नाम है नेपाल का। नेपाल भी पहले भारत का ही हिस्सा था। देवी सीता का जन्म मिथिला यानी नेपाल में हुआ, और मौर्य समाज का भी नेपाल हिस्सा रहा है। 1904 में नेपाल अलग देश बन गया था। तिब्बत देखिए, भूटान और तिब्बत भी कभी भारत में शामिल थे। 1907 से दोनों देश अलग हिस्सा बने। म्यांमार भी पहले भारत में ही था, भारत का हिस्सा था। म्यांमार का नाम बर्मा या ब्रह्म देश था। 1935 में अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड भी भारत में हुआ करते थे। कंबोडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम भी भारत का हिस्सा थे। इन देशों में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप आज भी है। बाद में फ्रांस और ब्रिटेन ने इन देशों पर कब्जा किया। श्रीलंका भी एक वक्त भारत का हिस्सा हुआ करता था। रामायण काल में इसका नाम रावण से जुड़ा। रावण वध के बाद श्रीलंका भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान तो 1947 तक ही भारत का हिस्सा था, और इसी तरह बांग्लादेश का मूल भी भारत ही है। ये अब देख रहे हैं, ये है असल भारत। ईरान से लेकर उधर आप देख रहे हैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और कंबोडिया तक, तिब्बत से लेकर पाकिस्तान तक, ये भारत का हिस्सा था। ये था अखंड भारत। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर देश की राजधानी और एनसीआर से जुड़ी है कि 40 लाख की कार में आए और गमला चोरी करके ले गए। तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, ये देख रहे हैं, ये गाड़ी जो खड़ी देख रहे हैं, ये 40 लाख रुपए की है। और ये जो गमले चुराते देख रहे हैं 40-40 रुपए के, ये गमले चुरा कर ये साहब चश्मा लगाए और गमले चुरा कर अपनी गाड़ी में रखवा रहे हैं। इन्हें इल्म भी नहीं था कि इनका कोई वीडियो बना रहा है। इन्हें लग रहा बेशक गाड़ी महंगी खरीद ली हो, लेकिन ये हरकत तो कर सकते। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये देखिए जरा, महंगी गाड़ी जिसमें गमले उठा उठा कर रख रहे हैं। इन्हें अंदाजा भी नहीं था ये कैमरे में कैद हो रहे हैं, और अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं कि 40 लाख रुपए की गाड़ी लेकर 40-40 रुपए के गमले रखवा रहे हैं गाड़ी में। आइए अगली तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन यह हरकत इन्हें भारी पड़ी, इनकी गिरफ्तारी हो गई है, अरेस्ट कर लिए गए गमला चोरी के मामले में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और गमले भी बरामद हो गए, यानी पकड़े भी गए, गमले भी बरामद हो गए। एसएचओ के दफ्तर के बाहर ये गमले रखे हुए हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सज्जन है ये और क्या सूझा इनको चोरी करने का, जो पूरी गाड़ी लेकर चले गए और चोरी करते पकड़े गए। हरियाणा के गुरुग्राम में फूलों के गमले चोरी हो गए। वीआईपी नंबर वाली लग्जरी कार से ये चोर आए थे। कार सवार दोनों चोर नेशनल हाईवे 48 से दरअसल ये गुजर रहे थे, और इनकी नजर गमलों में गई, लालच आ गई। सड़क किनारे रखे सुंदर गमले देखकर
एक ने कार की डिग्गी खोली और दूसरे को पकड़ाते रहे गमले। दूसरे ने छांट छांट कर अच्छे गमले उठा लिए सारे, गमलों को एक एक कर डिग्गी में भी रख लिया और चोरी की घटना का किसी ने वीडियो भी बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। हरियाणा पुलिस को टैग किया गया वीडियो में। ये देखिए, महंगी गाड़ी में कोई गमले उठा ले गया। नगर निगम ने थाने में केस दर्ज कराया। उसके बाद वीडियो में कार का नंबर भी दिख रहा था। चोरी की लग्जरी कार का वीआईपी नंबर था। कार का नंबर था HR20AV00006। कार हरियाणा के हिसार से रजिस्टर है और पुलिस ने छानबीन कर चोर की पहचान कर ली। गांधीनगर से मनमोहन यादव को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपी के पास से चोरी के 15 गमले भी बरामद हो गए हैं। पुलिस ने लग्जरी कार को कब्जे में ले लिया और दूसरे आरोपी की भी पहचान कर ली गई है। पुलिस गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही है। सोचिए, गिरफ्तार मनमोहन ने पुलिस को बताया कि वो दिल्ली से गुरुग्राम लौट रहा था और गमले अच्छे लग रहे थे, इसलिए चोरी कर लिए। अंदाजा नहीं था कि कोई वीडियो भी बना लेगा। और गुरुग्राम को, अब सोचिए गमले क्यों आए थे, G20 समिट हो रही है देश में, उसको सजाने के लिए गुरुग्राम को ये गमले मंगाए गए थे। सुनिए जरा अब ये पुलिस क्या कह रही है, गुरुग्राम पुलिस। GMT की तरफ से कंप्लेंट आई थी जिसपे हमने कल ही केस रजिस्टर कर दिया था और जब वीडियो फुटेज को चेक करके नंबर जो उसमें आया उसको चेक किया गया तो उससे पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं। और उनमें से जो एक एक्यूज्ड है मनमोहन, उसको कल शाम को ही गिरफ्तार कर लिया गया और जो चोरी हुए गमले थे वो और जो गाड़ी जो उसमें यूज की गई थी उन दोनों को सीज कर लिया। अब मंशा तो गमले हैं, क्या मंशा हो सकती है, कोई क्या कह सकते हैं इसमें, लेकिन शायद सुंदर लग रहे थे। और साथ में जो उनके सेकेंड एक्यूज्ड है नवाब सिंह है, वो GMT का एक ऑफिसर। वो कहाँ पे तैनात है सर? गुड़गांव। सर, इसमें एल्विश यादव का नाम आ रहा है कि एल्विश यादव भी इस पूरी घटना में शामिल था। क्या एल्विश यादव जो कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है वो इस गाड़ी में शामिल था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये मनमोहन है जिनकी गाड़ी है, इनका जो लड़का है उसका वो दोस्त है, तो उसने कभी इनकी गाड़ी यूज की होगी अपने यूट्यूब पे चैनल बनाने के लिए, अदरवाइज। अब देखिए लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं। लोगों को तो अच्छा खासा मसाला मिल गया मजाक करने के लिए। लोग ये तस्वीर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लगता है सारा पैसा गाड़ी खरीदने में चला गया, इसलिए घर सजाने के लिए गमले चुराने पड़ रहे हैं। एक और सज्जन ने लिखा, बीवी को मनाने गया था, अब दिल्ली पुलिस को मना रहा है। गमले पर हमले नहीं चलेंगे, एक ने लिखा। एक ने लिखा, अब जेल में फूलों को पानी देंगे मनमोहन साहब। एक सज्जन ने लिखा, असली वीडियो में गाड़ी से गमले उतारे जा रहे हैं, यानी इसको रिवर्स कर दिया किसी ने, और रिवर्स कर दिया तो जैसे गमले रख रहा है, रिवर्स करने पर गमले वापस रखने के विजुअल आ गए। आइए अब तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। G20 समिट ये आप देख रहे हैं। इस समिट के लिए ये गमले लाए गए थे जिसमें दुनिया के विदेश मंत्री आने वाले, 3 देशों के विदेश मंत्री यहां आए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आए, उनको दिखाने के लिए गमले रखे गए थे, उस पर भी हाथ साफ कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वैसे तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री दूसरी बार दिल्ली के बने, वैसे तीसरी बार एक बार और रह चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। लेकिन अब मंत्री किसे बनाएं? मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हो गया। बीजेपी कह रही है केजरीवाल जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, केजरीवाल को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, कोई जिम्मेदारी भी उन्हें संभालनी चाहिए आगे बढ़कर। देखिए जरा, बीजेपी का कहना है केजरीवाल जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं है। मुख्यमंत्री तो हैं, 2 मंत्रियों की छुट्टी के बाद भी वो बिना विभाग के हैं इस वक्त। वो ऐसे इकलौते सीएम होंगे जो बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं। सिसोदिया और जैन के इस्तीफे के बाद भी कोई विभाग केजरीवाल ने अपने पास नहीं रखा है। अब देखिए सच क्या है। सिसोदिया ने तो इस्तीफा दे दिया। अब सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया तो 18 विभाग उन्होंने 2 मंत्रियों में बांट दिए सिसोदिया के। कैलाश गहलोत को आप देख रहे हैं सिसोदिया के बगल में, कैलाश गहलोत को सिसोदिया के 8 विभाग सौंप दिए हैं और अब गहलोत के पास कुल 14 विभाग हो गए। लेकिन केजरीवाल ने खुद अपने पास एक भी नहीं रखा। राजकुमार आनंद के पास 4 विभाग पहले से थे, सिसोदिया के 10 विभाग उन्हें दे दिए हैं, तो अब इनके पास भी 14 विभाग हो गए राजकुमार आनंद के पास। खुद के पास केजरीवाल ने नहीं रखा। मंत्री, तीसरे मंत्री गोपाल राय के पास 3 विभाग हैं और
अगले मंत्री हैं इमरान हुसैन, इनके पास भी 2 विभाग हैं। केजरीवाल के पास कुछ नहीं है। अब यही सवाल कपिल मिश्रा पूछ रहे हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप भी कुछ डिपार्टमेंट संभालिए। कब तक बिना किसी काम का मुख्यमंत्री बनकर आप बैठे रहेंगे दिल्ली में? मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। गोपाल राय बीमार है, वो कोई काम वैसे ही नहीं कर रहे हैं, और बाकी के बचे 3 मंत्री, उनको आपने काम दे नहीं रखा। तो एक प्रकार से बिल्कुल सरकार ठप पड़ी हुई है। यही कह रहे हैं कपिल मिश्रा। आप देखिए किसकी लॉटरी लगने वाली है, कौन मंत्री बनने वाला है। अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद किसका नंबर है? ये 2 लोग। दिल्ली में सीएम समेत कुल 7 मंत्री थे अब तक। सिसोदिया के इस्तीफे के बाद अब 5 बचे हैं। 2 नए मंत्री बनाए जाने की तैयारी है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी मंत्री बनेंगे। खुद केजरीवाल ने इन दोनों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम पर कोई चर्चा नहीं है। सौरभ भारद्वाज मंत्री बनाए जाएंगे। भारद्वाज पहले भी मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। सौरभ भारद्वाज 3 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वो ग्रेटर कैलाश से विधायक चुने गए हैं। आतिशी को भी मंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं है। आतिशी कालका जी से विधायक चुनी गई है। तो ये 2 नए लोगों की एंट्री होगी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे तो लग रहा है कि आज